ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, जो आपका समय बचाएगी। इट विल सेव योर टाइम। विपिन सर ने जिस क्वेश्चन पे उंगली रख दी उसके एनटीएससी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस चैप्टर के कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस क्या होती हैं से लेकर तो आपके रेंसिडिटी, कोरोजन तक हम लोगों ने बात की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी और उन पे काफी टाइम हम लोगों ने डिवोट किया। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस लेक्चर है, विच इज प्रैक्टिस लेक्चर 1, इस तरह के 2 से 3 प्रैक्टिस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये प्रैक्टिस लेक्चर में मैं आपसे ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, जो न सिर्फ आपके 10th बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं, बल्कि नो डाउट आपको एनटीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उसका पूरा एक खाका आपको इन प्रैक्टिस लेक्चर्स के थ्रू मिल जाएगा। सो टू बिगिन विद, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और एक बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ। हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे बड़ी एक चीज हमें दे देती है, वो ये कि हम फिर टोटल रिएक्टेंट साइड का मास टोटल प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर रख सकते हैं। यानी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि केमिकल रिएक्शंस में हम लोग मास का कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियर फिजन हुआ, जैसे सन में जो रिएक्शन हो रही है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, उनमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में दोस्तों इतना कम मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है कि हम उसे कांस्टेंट मान सकते हैं। और इसलिए केमिकल इक्वेशंस को जब आप बैलेंस कर देते हैं तो इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई होप इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है। बेरियम क्लोराइड, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे BaCl2, it reacts with aluminium sulfate, which is Al2SO4 thrice, to give aluminium chloride, which is AlCl3 and barium sulfate. The equation for this reaction can be written as PQRS। अभी stoichiometric coefficient दिए हुए हैं। कोएफिशिएंट आप सिंपल समझ लीजिए, इन्हें हम बोलते हैं हम stoichiometric coefficients. So what are the coefficients, values of coefficients P, Q, R and S to write a balanced equation? अब देखिए, इस तरह का सवाल आपको एनटीएससी में अगर आया तो बिल्कुल मत घबराइएगा। आप उस तरह से बैलेंसिंग करने का मत सोचिए जैसे आप 10th क्लास में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको करके आना होगा। वहां आप बकायदा टेबल वगैरह बना के देखोगे, आप हमारी ट्रिक देखोगे कि ट्रिक क्या होती है। जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां से शुरुआत करना। हम हमेशा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, जो आपका समय बचाएगी। इट विल सेव योर टाइम, कि जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं आपको शुरुआत वहां से करनी है। लेकिन वो सब्जेक्टिव की बात है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आप ऑप्शंस रख रख के भी देख सकते हो कि बैलेंसिंग कैसे होगी। चलिए मैं बात करता हूं। आप यहां पे ध्यान से देखिए, बेरियम और सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी होती है +2। अब आप ध्यान से देखिए, सल्फेट एज इट इज आया और सल्फेट एज इट इज आया दोस्तों। तो अब हम यहां पर देखें तो सल्फेट के 3 आयंस थे। तो आप सबसे पहले यहां पर सोचिए कि S हमारा 3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर S3 है दोस्तों तो बेरियम के भी यहां पे 3 हो गए, और यहां पर बेरियम का कोएफिशिएंट S और वहां पर बेरियम का कोएफिशिएंट P, तो P और S तो बराबर होने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए P और S कितने ऑप्शंस में बराबर है। मजे की बात आप ये देखेंगे कि P और S के कोएफिशिएंट, नीचे जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेम आ रहे हैं और वो है ऑप्शन नंबर D। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप बचे हुए भी बैलेंस करके देख लीजिए कि मैंने बेसिक लॉजिक क्या लगाया, बेरियम यहां पर भी 1 है और बेरियम वहां पर भी 1 है। तो मुझे सबसे पहले यह क्लिक हुआ
कि P और S के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। इन चारों ऑप्शन में P और S एक ही ऑप्शन में सेम है और वो ऑप्शन डी है। मैं बचे हुए भी चेक कर लेता हूं। Q इसके हिसाब से होना चाहिए 1, और Q1 हुआ तो दोस्तों एल्यूमिनियम के 2 होंगे, सल्फेट के 3 हैं, तो यहां पे 3 जम जाएगा आपका, बेरियम 3 जम जाएगा। अब ध्यान से देखिए, Q अगर 1 हुआ तो एल्यूमिनियम के 2, और यहां पर 3 हुआ तो क्लोरीन के 6, तो यहां पर अगर R2 हो गया तो एल्यूमिनियम के 2 और क्लोरीन के 6, 3 2 6, सब बैलेंस हो गया। यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन दोस्तों इस तरह की है, 3BaCl2 प्लस योर Al2SO4 thrice giving twice of AlCl3 plus thrice of BaSO4। सल्फेट को पूरा एक गिनना है दोस्तों हमको, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, बेरियम 3 मैच कर रहा है, सल्फेट 3 मैच कर रहा है दोस्तों, एल्यूमिनियम 2 मैच कर रहा है, क्लोरीन 3 2 6, 2 3 6 मैच कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. और देखिए, आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को करने वाले स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ P और S एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि बेरियम का एक जैसा जम रहा है हमें, आपका आंसर तुरंत आ जाता। आप बोलेंगे सर व्हाई यू चोज बेरियम ओनली, आपने बेरियम ही क्यों सिलेक्ट किया? दोस्तों उसके पीछे मेरा लॉजिक ये है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 हुआ, यहाँ पे 2 था, यहाँ क्लोरीन 2 था, यहाँ 3 हुआ, सल्फेट यहाँ 3 थे, यहाँ पर 1 हुआ, तो जो कॉमन बच रहा है वो सिर्फ कौन है? बेरियम, इसलिए मैंने बेरियम को पिक किया। तो यहां से अपने को एक लॉजिक मिल जाता है कि जो कॉमन कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है स्टोइशियोमेट्रिक, उसको पकड़कर ऑब्जेक्टिव में तो जल्दी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। मैं सिर्फ उस लॉजिक से आंसर डी तक पहुंच गया था, फाइनली सही भी आया, बाकी सब ऑप्शंस गलत आएंगे दोस्तों, आप चाहे तो रख के देख सकते हैं। सो इट्स एन इजी वन बट लॉजिकल, इससे कुछ लॉजिक हमारे डेवलप हो तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने का बहुत एडवांटेज मिलेगा। आंसर लाना सिर्फ उद्देश्य नहीं होता, लॉजिक डेवलप करना हमारा उद्देश्य होता है, सीखना हमारा उद्देश्य होता है। ठीक बात है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है KXO3 सॉलिड। अब ये पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है अगर XN होता तो, पर उन्होंने इन जनरल हाइपोथेटिकल एक बना दिया, और ये महाराष्ट्र 2015-16 में पूछा हुआ है दोस्तों, एनटीएससी का रियल क्वेश्चन है। KXO thrice when mixed with water temperature of solution falls। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे कुछ कॉमा वगैरह आने चाहिए, बट साइंस में इट वर्क्स, चलता है। आप एनसीईआरटी और बाकी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करते, आप क्वेश्चन की थीम पकड़ने की कोशिश कीजिए। KXO3 solid when mixed with water temperature of solution falls, this reaction is, दोस्तों ध्यान से देखिए, आपने इसको मिलाया पानी में और सॉल्यूशन का टेम्परेचर गिर गया। अगर हीट जनरेट हो रही होती इस रिएक्शन में तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता। एग्जांपल, जब आप पानी के अंदर चूना डालते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विकलाइम कह लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर हीट जनरेट होती, डेवलप होती,
तो फिर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था। जैसे पानी के अंदर आप चूना डालें दोस्तों, तो पानी बॉईल होने लगता है ऑलमोस्ट, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर कम हुआ, मतलब ये रिएक्शंस कौन सी है दोस्तों? एंडोथर्मिक। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एंडोथर्मिक। इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट एब्जॉर्ब करेंगी, और हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, सही है। हीट जनरेट करते, लिबरेट करते तो टेम्परेचर बढ़ता, हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो टेम्परेचर कम होगा। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको एनटीएससी में काफी। ये महाराष्ट्र 2015 का क्वेश्चन एक एग्जांपल है जिसको आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद वाटर इट चेंजेस इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ इट्स अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में मैं एग्जांपल ले रहा था आपसे कि आप पानी के अंदर चूना डालिए, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहा गया है इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। आप जानते हैं ये बात। कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड होता है दोस्तों, चूना है, आराम से आपको पान की दुकानों पे मिल जाएगा। व्हाइट वॉश के समय हम लोग यूज करते हैं, चूना आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से करना, घर पे एकदम से मत दोहराना। आप पानी के अंदर चूना डालिए थोड़ा थोड़ा करके, आप पाएंगे दोस्तों बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है, और जो बनता है वो क्या होता है? सो कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर इट गिव्स अस CaOH ट्वाइस, और ये सॉल्यूशन में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि वो जो क्विक लाइम था, वो जो चूना था, उसकी प्यास बुझ गई है, कि वो बहुत प्यासा था, उसको काफी थर्स्ट थी, लेकिन वो जो उसकी जो थर्स्ट थी दोस्तों वो बुझ गई है पानी आने से, इसलिए इसको एक नाम दिया गया स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड का मतलब ही होता है दोस्तों बूझा हुआ, ठीक है। तो ये बूझा हुआ चूना कहलाता है, इसलिए ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा दोस्तों हमारा? स्लैग्ड लाइम। इट्स एन इजी वन, ठीक है। रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, आपसे बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। आपसे एनटीएससी में सीधे स्लैग्ड लाइम पूछ लेंगे, क्या चेंजेस कर सकते हैं? स्लैग्ड लाइम की जगह आपको COH ट्वाइस दे दिया तो भी मतलब आपको वही लगाना है। क्लियर हो रही है आपको ये बात? तो इन सब बातों को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। क्विक लाइम तो खुद कैल्शियम ऑक्साइड है, मार्बल दोस्तों CaCO3 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए, ये कॉमन नेम है, इनके केमिकल फॉर्मूला भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। सो द बेस्ट वे इज कि कॉमन नेम का अपने घर पर एक कॉपी बनाइए। आपको एनटीएससी ग्रुप पे हम लोग इस तरह की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ही। कॉमन नेम, उनके अगेंस्ट उनके केमिकल फॉर्मूला, तो आपको बार बार जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं, फिर जब एग्जामिनेशन में आए तो अपने को जल्दी क्लिक होता है, ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन एक आसान सवाल है दोस्तों, पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। विपिन सर की तरफ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया है दोस्तों, एंड यू नो दैट कि विपिन सर ने जिस क्वेश्चन पे उंगली रख दी उसके एनटीएससी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दबे छुपे ये रिएक्शन लिखी हुई है दोस्तों, जो हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी दोस्तों, और इसके आधार पे हमने सॉल्युबिलिटी भी समझी थी काफी। यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? Most probable question for NTSC by Professor Vipin Joshi. This question may be asked in Orissa, Tamil Nadu, and Madhya Pradesh. The question is, Nandita mixed two solutions, X and Y. She recorded the following observations and conclusions in her notebook. 1. A yellow precipitate is formed. 2. It is a double displacement reaction. The solutions X and Y respectively are, and your options are A. PbNO3 2 and Ki, B. AgNO3 and NaCl, C. Na2SO4 and BaCl2, D. FeCl3 and NH4OH. And your time starts now. एक स्टूडेंट ने दो सॉल्यूशंस को मिलाया एक्स और वाई को, और जो भी कंक्लूजन आ रहे हैं, जो भी उसके ऑब्जर्वेशन है, उन्हें एक नोटबुक में लिखा। पहला ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। दूसरा है
इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, दो आयोनिक सॉल्यूशन होते हैं, तो उसमें जो मेटल आयंस होते हैं वो एन आयंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इट वाज समवॉट लाइक दिस कि AB प्लस CD, मान लीजिए ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, तो ये बन जाता है आपका AD प्लस BC, यानी C इसके साथ और D इसके साथ आ जाता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में दबे छुपे एक्टिविटी में ये रिएक्शन दी हुई है दोस्तों, लेकिन ये आपकी एनटीएससी के लिए हिसाब से बहुत ही ज्यादा काम की है। और सॉल्युबिलिटीज भी आपको याद रखनी है। प्रेसिपिटेट तब बनता है जब जो बनने वाला सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल हो जाए, तो वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लेड आयोडाइड होता है वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, और इसीलिए उसके बन जाते हैं दोस्तों येलो प्रेसिपिटेट्स। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट लेक्चर जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है सल्फेट्स किन किन के इनसॉल्युबल होते हैं, हेलाइड्स किन किन के इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब क्लोराइड आयोडाइड वगैरह, आपके नाइट्रेट्स किन के इनसॉल्युबल या सॉल्युबल होते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया आपसे डिटेल में डिस्कस कॉन्सेप्ट लेक्चर में किए गए हैं। लेड आयोडाइड जो होता है दोस्तों वो इनसॉल्युबल होता है और येलो पीपीटी बनाता है। अब लेड आयोडाइड कब बनेगा, तो अब देख सकते हैं रिएक्शन एक ही मैच कर रही है दोस्तों, ऑप्शन होगा अपना फर्स्ट। रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है 10th बोर्ड में कि इसकी रिएक्शन लिखिए, तो आप लिखेंगे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अभी बैलेंसिंग पे फोकस न रखते हुए हम लोग रिएक्शन लिखें। लेड आयोडाइड बनता है दोस्तों, लेड की वैलेंसी +2, आयोडीन की -1, आयोडाइड आयन की, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये +2 बैलेंस्ड, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है दोस्तों, तो इसके आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। बैलेंस करना चाहें, यहाँ पे आयोडाइड 2 आया है दोस्तों, तो यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, आप पाएंगे आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। ठीक बात है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपको विपिन सर की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आपके एनटीएसए में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आई होप ये वाली रिएक्शन आपको याद भी आ गई होगी दोस्तों, और ये वाली रिएक्शन पे बेस्ड रिएक्शन है जो कि आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्जेक्टिव वन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप पाएंगे कि आपको हायर क्लासेस में जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो काफी सारे पूछे जाते हैं। सवाल आपको कैसा है, अ मेटल नाइट्रेट सॉल्यूशन A इज एडेड टू रेडिश ब्राउन मेटल B। अब A क्या है, एक सॉल्यूशन है, नाइट्रेट सॉल्यूशन, मेटल दिया हुआ नहीं है। B क्या है, एक मेटल है रेडिश ब्राउन, कौन सा है दिया हुआ नहीं है। क्या रेडिश ब्राउन से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, तो अगर उत्तर है आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लग रहा है तो कि सर ये कॉपर हो सकता है, क्योंकि कॉपर रेडिश ब्राउन होता है नॉर्मली, मतलब अपने को जो कॉपर दिखाई देता है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो आपके पास ये अंदाजे होते हैं। अभी आप ये अंदाजा लगाते रहिए, आगे भी पढ़िए सवाल, क्योंकि बहुत लंबा सवाल दिया हुआ है। द मेटल प्रेजेंट इन A इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, नाउ इट्स अ बिग हिंट, एंड इट टर्न्स ब्लैक इन एयर। तो उसने एक तरह से दोस्तों A में जो मेटल है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। कैसे दोस्तों, हम जानते हैं कि ज्वेलरी बनाने के लिए 3 मेटल्स हम लोग खास तौर पे यूज करते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये उनके सिंबल्स हैं। उसमें भी आप पाओगे सिल्वर के कंपाउंड संख्या में ज्यादा होते हैं। ये तीनों ही वैसे तो कम रिएक्टिव है, पर इनमें भी सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है। तीनों ही कम है, पर अब वो उसमें भी कंपैरिजन हो जाएगा ना दोस्तों, तो सिल्वर ज्यादा है, तो सिल्वर भी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है। और ये बात सही है कि सिल्वर टार्निश हो जाता है एयर में, इट टार्निशेस इन एयर। क्यों टार्निश होता है, तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये जो एटमॉस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक होता है। सो इट टर्न्स ब्लैक इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो बेसिकली सिल्वर इट रिएक्ट्स विद सल्फर टू गिव Ag2S। मैं बैलेंसिंग पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, पर देखिए आपको क्या क्या मिल गया इस सवाल में,
कि ये जो सिल्वर टार्निशेज इन एयर, ये आपके 10th बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सिल्वर टार्निश क्यों होता है। आपको आंसर लिखना है, इट रिएक्ट्स विद सल्फर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू गिव silver sulfide which is Ag2S and it is black in color। ठीक है, तो सिल्वर हमारा यहाँ का मेटल है। अब आगे देखते हैं, द कंपाउंड C formed in chemical reaction is blue in color and B displaces metal from solution A। अब देखिए इससे बहुत सारे हिंट्स मिल गए। दो B is unable to displace hydrogen from dilute HCl solution, बहुत बड़ी हिंट मिल गई है दोस्तों। बी जो मेटल है वो सिल्वर को तो हटा देता है, लेकिन वो डाइल्यूट HCl में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाता। दोस्तों हिंट मिल गई, वो कॉपर है। क्यूप्रिक आयंस के कारण वो ब्लू कलर के सॉल्यूशन बनाता है दोस्तों। कॉपर सल्फेट कह लीजिए, यहां पर कॉपर नाइट्रेट कह लीजिए, ये सब ब्लू होते हैं। और कॉपर ऐसा होता है दोस्तों, वो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके सिल्वर से ऊपर है। कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन सिल्वर। तो कॉपर सिल्वर से तो ऊपर है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। ये आपसे जब कॉन्सेप्ट लेक्चर में जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट लेक्चर है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है दोस्तों मैंने अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। वही सीरीज अपने को एसिड्स बेसिस सॉल्ट चैप्टर में भी आती है, वही सीरीज अपने को मेटल्स नॉन मेटल्स में भी आती है। 3 चैप्टर में चलते हैं उसके सवाल। दोस्तों क्या है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज? जो सोडियम, जो आपके पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वहां से शुरू होती है और इधर आपकी आती है हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर इधर। तो कॉपर सिल्वर से ऊपर है तो वो सिल्वर को तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन वो हाइड्रोजन से नीचे है तो वो एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी आपका मेटल बी क्या हो गया दोस्तों? इट इज कॉपर। ए क्या हो गया दोस्तों? वो हो गया सिल्वर नाइट्रेट। और सी क्या बना? सी बनेगा कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की -1 है, तो यहां 2 लगा लीजिए, ये बनेगा सी। तो आपके ABC हो गए दोस्तों। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, याद रखेंगे। कल को तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है ना कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन? आंसर इज ब्लू। सिल्वर टार्निश किसके कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर, याद रखना है। ठीक है, देखिए और क्या हिंट मिली? बी कॉपर आया तो कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही सवाल में आ गई, नहीं? कि कॉपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। सही है। कॉपर नाइट्रेट क्या होता है या कॉपर सल्फेट क्या होता है? वो ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, और नीले कलर का सॉल्यूशन बनाता है। सिल्वर का हमें मिल गया। और वो बोल रहे हैं रिएक्शंस लिखिए, तो चलिए रिएक्शंस भी लिख लेते हैं दोस्तों। आपको 10th बोर्ड में रिएक्शंस भी आएंगी, तो रिएक्शंस में आपको लिखवा देता हूं। ए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसको हम कॉपर से ट्रीट कराते हैं दोस्तों, तो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और वो सिल्वर आपको दे देगा। अब यहां 2 आया दोस्तों, तो यहां 2 लगाइए। सिल्वर 2 हो गया तो यहां 2 लगा लीजिए, तो आपको सिल्वर मेटल मिल जाएगा। यानी कॉपर ने सिल्वर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। तो सिल्वर मेटल मिल जाएगा जो एयर में ब्लैक हो जाता है, जानते हो आप, और ये ब्लू होगा। ठीक है, और ये एयर में सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण क्या हो जाता है? ब्लैक। तो ये सब रिएक्शंस इन्वॉल्व है। ब्लैक क्यों हो जाता है? तो उसकी रिएक्शन ये है। कॉपर नाइट्रेट की रिएक्शन ये रही। ये किस टाइप की रिएक्शन है दोस्तों? इसमें कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। आयंस की अदला बदली नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट है। सो इट इज सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे एक ये भी पूछा जा सकता था कि रिएक्शन का टाइप कौन सा इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, तो वो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट।